नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 17 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है इस बार एक सीट कंफर्म करने का, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है सीट की संख्या की मैं बात करूं तो 1953 है, जो कि अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक सीट है। ओके, अभी तक ना इतना सीट कभी आया था बीपीएससी के द्वारा और ना ही आगे आने वाले समय में इतना वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो अब जितने भी दिन बचे हुए हैं तो आप लोग प्लीज एक एक सेट को प्रत्येक दिन बनाइए। ठीक है, और आप जब एक एक सेट को प्रत्येक दिन बनाएंगे तो आप परीक्षा होते होते बहुत सारे एमसीक्यू को दोस्तों सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा हॉल में आपको इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसी के क्रम में दोस्तों हम लोग जो है प्रत्येक दिन अपने चैनल के माध्यम से एक एक टेस्ट को कंप्लीट करवाते हैं, तो आप भी हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यदि खास करके आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा जो है आपको बहुत सारे मटेरियल्स और वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, और हाँ, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग पहला सेट के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोगों ने 1 से 75 तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिया था और दूसरे पार्ट में हम लोग जो है 76 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपने पहला पार्ट को नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी इसका सही उत्तर है उसे मैं टिक आउट करता चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 में। ठीक है, देखिए डिस्कशन को देख लीजिए इसका। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का माना जाता है। वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। उन्होंने वेद और अन्य संस्कृत ग्रंथों के उदाहरणों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते हैं। उन्होंने अनेकों लोगों के हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को दिया ताकि कानून बनाकर विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया जाए। अंततः उनके प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनकर विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, पुणे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई में। कहाँ किया गया था? बंबई में किया गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बहुत से समाज सुधारकों ने महिला कल्याण के लिए अनेकों प्रयास किए। इन्हीं समाज सुधारकों में एक प्रोफेसर डी के कर्वे थे, जो बॉम्बे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर थे। वे महिला पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। 1899 में उन्होंने पुणे में एक विधवा आश्रम स्थापित किया, जिसमें विधवाओं को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान किए जाते थे। 1906 ईस्वी में उन्होंने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर जो है लड़कों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 14 वर्ष जो है निर्धारित किया गया था। वर्ष 1930 में हर विलास शारदा के प्रयत्नों से भारत में शारदा एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट यानी कानून के माध्यम से लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, जो दोनों के लिए क्रमशः 18 वर्ष एवं 14 वर्ष थी। डॉक्टर हरविलास शारदा एक प्रख्यात शिक्षाविद न्यायाधीश थे, जो अजमेर मेरवाड़ के केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी बने थे। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है? यहाँ ध्यान देंगे, असत्य कथन है, असत्य कथन है। तो यहाँ पे देख लेंगे। तो पहला यदि हम बात करें तो बंगाल सती रेगुलेशन 1829 रेगुलेशन जो है 17 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो देखिए पहला तो कथन सही है। दूसरा है 1830 ईस्वी में इस मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था इसे, ये भी कथन सही है। दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, तो गलत इसमें कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मूकनायक, मूकनायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा जो है किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। याद रखेंगे मूकनायक, ठीक है, मूकनायक किनके द्वारा किनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 81, दलित उद्धार के संबंधित संस्थाएं एवं पत्रिकाएं तथा सूची 2 स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग किसकी गठन कब हुई है। जैसे कि मैं बात करूं बहिष्कृत भारत का, ठीक है, तो बहिष्कृत भारत का जो है 1927 में, कब? 1927 में, याद रखिए 1927 में। अब बहिष्कृत भारत जो है किनके द्वारा? तो ये था बी आर अंबेडकर के द्वारा, याद रखेंगे। फिर है तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की गठन जो है 1924 में, कब? 1924 में, और इसका गठन बी आर अंबेडकर, ठीक है। बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत हितकारिणी सभा दोनों बी आर अंबेडकर, याद रखेंगे इसका, ठीक है। फिर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, देखिए प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, 1942, ये भी किनके द्वारा? ये भी बी आर अंबेडकर। ये तीनों का तीनों जो है ये बी आर अंबेडकर के द्वारा। और अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है इसका अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो है गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1932 में, ठीक है, 1932 में। इसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी नंबर याद रखेंगे। ये दे दिया जाता है, लगता है कि बी आर अंबेडकर के द्वारा है, लेकिन ये किनके द्वारा है? ये महात्मा गांधी के द्वारा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिलान आप देख लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहां प्रारंभ किया गया था? ब्राह्मणों के लिए जो है आत्मसम्मान आंदोलन, याद रखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन जो है किसके लिए था? किसके खिलाफ था? ब्राह्मणों के खिलाफ था। और किनके द्वारा कहां प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो है प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका प्रारंभ जो है किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, ठीक है। कहां पे? दक्षिण भारत में। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? 83। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री नारायण गुरु ने। किन्होंने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए और कारण आर है पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। 84। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ओके, तो देखिए पहला कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, पहला कथन तो हमारा सही है। कारण देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। देखिए ये जो है कथन दोस्तों ये गलत है, ठीक है, देख लीजिए। यदि मैं बात करूं दोस्तों तो ब्रह्म समाज के द्वारा वे किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे, बल्कि वे सिर्फ हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कारण क्या है? गलत दिया गया है। तो सही उत्तर क्या है? सिर्फ कथन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के द्वारा पता नहीं कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? 85 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। बीपीएससी का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? 86 नंबर प्रश्न। तो ये था दोस्तों आत्मीय सभा। कौन था? आत्मीय सभा था, ठीक है, याद रखेंगे आत्मीय सभा। राइट आंसर ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। इसका गठन कब होता है? 1814, याद रखेंगे 1814। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी? 87 नंबर प्रश्न। तो पहले तो ये जान लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये था विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? 1897 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में जो है संस्थापक है, तो इसको आप जो है सही सही है इसका मिलान करना है, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, तो गुरुकुल कांगड़ी की मैं बात करूं तो इसका गठन कौन किया था? गुरुकुल कांगड़ी का गठन जो है दोस्तों श्रद्धानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो एक का तो 4 हो जाएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो कॉलेज, इसका गठन किसने किया था? महात्मा हंसराज ने किया था। किसने किया था? महात्मा हंसराज ने किया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री और धर्म सभा राधाकांत देव। ओके, तो इस प्रकार जो सही मिलान हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 4 3 2 1, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है ये, ठीक है। देखना है आपको इसमें कौन कथन सही है, कारण सही है, सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 89 नंबर प्रश्न। पहला है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। बिल्कुल पहला कथन तो सही है हमारा दोस्तों। कारण देख लेते हैं। इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए की गई थी। बिल्कुल, कारण भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। ओके, ए का स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना कब की गई थी? 90 नंबर प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1851 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना कब और कहां की गई थी? 91 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1875 में अलीगढ़ में, ठीक है। और स्थापना किन्होंने किया था? तो स्थापना जो है किया था सैयद अहमद खान ने। याद रखेंगे, सैयद अहमद खान ने जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए जल्दी से। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख को। किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 93। वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहां भारत में स्थानांतरित किया गया था? 93 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1882 मद्रास में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 94 नंबर प्रश्न। हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं और ... हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता है, प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य जो है किसका दिया गया है? ठीक है। 94 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान का। ये वक्तव्य किनका है? सर सैयद अहमद खान का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ। 95 नंबर प्रश्न। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरफ का एक अवतार मानते थे? 96 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदिया आंदोलन को। किसको? अहमदिया आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 97 नंबर। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? 97 नंबर प्रश्न। ठीक है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? भारत के अतीत का पुनः अध्ययन ये सम्मिलित है, देश का राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण ये भी सम्मिलित है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव ये भी सम्मिलित है, और विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार ये भी इसमें शामिल है। तो चारों के चारों शामिल है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, इसका नेतृत्व मध्य वर्ग द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखिए 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में जो है स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्गों के द्वारा किया गया था, न कि मध्य वर्ग के द्वारा। तो पहला कथन तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। दूसरा कथन सही है। तीसरा है, इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी। ये भी कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है दोस्तों, और पहला कथन क्या है, गलत है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न, भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। 99 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारी एसोसिएशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है राजनीतिक संस्थाएं दिया गया है, दूसरा तरफ जो है स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है, 1843 में। कब होता है, 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो इसका स्थापना जो है 1851 में होता है। कब होता है, 1851 में। बंग भाषा प्रकाशित सभा कब हुआ था इसका गठन, तो इसका हुआ था 1836 में। ठीक है, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। तो इस प्रकार यदि मैं सही मिलान की बात करूं दोस्तों, तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी। 101 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे जो है इसका संस्थापक सदस्य नहीं थे। बाद बाकी सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग इसके सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। 102 नंबर प्रश्न, सबसे पहले मैं बात करूं मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है, जिसकी स्थापना 1884, याद रखेंगे 1884, 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1885, 1885। कांग्रेस का गठन भी 1885, याद रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, 1870। और फिर मैं इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करूं, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दोस्तों, इसका स्थापना 1866 में, 1866 में। तो सबसे पहले जो गठन हुआ है दोस्तों, ये किसका हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे क्रम में। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर इसका ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का, यहाँ देखिएगा ध्यान देंगे, जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो सत्य और असत्य का जरूर ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए आप असत्य कथन को चूज कीजिएगा। ठीक है, तो 103 नंबर प्रश्न, पहला दिया गया है कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। दूसरा भी देखिए कथन सही है। तो गलत इस दोनों में से कोई नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर भी जो है आपको असत्य कथन को ही चूज करना है। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न, तो पहला देख लेते हैं। पहला है, उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया। उदारवादी की बात किया जा रहा है। ठीक है, उदारवादी जो है उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया, बिल्कुल सही। फिर है, वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे, बिल्कुल। दूसरा भी कथन सही है और पहला भी कथन सही है, तो गलत तो इसमें कोई भी कथन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 105 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था। ठीक है, क्या सम्मिलित नहीं था, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों इसमें, तो जो सम्मिलित नहीं था तो वो था स्वशासन के मुद्दे को उठाना, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, एओ ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 107 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का जो है चयन करना है 107 नंबर प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं इसमें असत्य कथन कौन सा है। देखिए ये असत्य कथन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, ये जो दूसरा कथन है गलत है। ओके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मैं सही उत्तर की बात करूं तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधि शामिल थे, 82 नहीं थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है गलत दिया गया है। 108 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। सत्य कथन का जो है सत्यकूट का आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ये इसमें सम्मिलित था। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, ये भी सम्मिलित था। आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, ये भी इसमें सम्मिलित था। तो 1, 2 और 4 इसमें सम्मिलित है। ठीक है, 1, 2, 4 यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 110 नंबर प्रश्न। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1889 में। ठीक है, 1889 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 111, उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की थी। और सत्य कथन का यहाँ पे सत्य कूट का जो है चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने मांग क्या किया था, भू राजस्व में कमी करने की, नमक कर का उन्मूलन करने की, सैन्य खर्च में कटौती करने की और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की। चारों जो है उसका मांग में शामिल था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 112, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। ठीक है, क्या सम्मिलित नहीं था देख लेते हैं। तो देखिए इसमें यह सम्मिलित नहीं था कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया जाए, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। बाद बाकी ये तीनों इसमें सम्मिलित था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न, सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत जो है किसने दिया, प्रतिपादित किया था। सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत ये किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था। कांग्रेस को जो है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। ओके, तो इसे पुकारा था डफरी ने। किसने दोस्तों, डफरी ने पुकारा था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से कौन सम्मिलित था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 115 नंबर प्रश्न। तो इसमें सम्मिलित कौन थे दोस्तों, तो इसमें सम्मिलित थे सर सैयद अहमद खान और लाला लाजपत राय, बनारस के राजा श्री प्रसाद सिंह, ये जो है सम्मिलित थे। ठीक है, बाद बाकी लॉर्ड डफरिन और लाला लाजपत राय इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जो है उदारवादी चरण के नेता थे। तो देखिए उदारवादी चरण के नेता की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो इसमें शामिल कौन हो जाएंगे, रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। 117 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन ए तथा कारण आर है। कथन कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार जो है सीमित था। बिल्कुल, पहला जो है कथन तो सही है, हमारा कथन सही है। कारण प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति विश्वास नहीं थे। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो है जन साधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। बिल्कुल, कारण भी सही है और इसी कारण जो है इसमें उदारवादी जो है इसमें जनाधार सीमित था। तो कथन और व्याख्या भी सही है इसका। ओके, कथन ए का जो है कारण सही, व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न।
तो इसमें सम्मिलित क्या नहीं था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, बाद बाकी ये तीनों के तीनों इसमें सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? 119 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 120 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। उपरोक्त कथन जो है किसने कहा था? 120 नंबर प्रश्न। तो ये देखिए, इस जो है 120 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल है? ठीक है, हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल है। 121 नंबर प्रश्न। तो देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, ये जो है हिम तेंदुओं के लिए है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी हिम तेंदुओं के लिए है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये भी तीनों के तीनों जो है हिम तेंदुओं के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सभी तीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न। तो देख लेते हैं। एक्वेरिन दोस्ती एक था एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगभग 70% जो है पूरा करता है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकाय यानी लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। ये तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों सही है दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सभी के तीन। ठीक है, सभी तीनों के तीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत ही कम प्रश्न बच रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ठीक है, सही सुमेलित हैं। GI टैग है, वो दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न। तो पहला दिया गया है आदि के कीर। ठीक है, आदि के कीर असम दे दिया गया। देखिए, ये गलत है, ये असम नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आदि के कीर कहाँ का GI टैग है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये अदरक की एक किस्म है, आदि के कीर, ये याद रखेंगे। ठीक है, आदि के कीर। फिर कच्ची खरे के गुजरात का है, ये सही है। तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल का, ये सही है। 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 124। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? 124 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया? 125 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? 126 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और गुयाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? 127 नंबर प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 128 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? 128 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसमें सम्मिलित कौन कौन नहीं है दोस्तों। तो पहला, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। लेकिन देखिए पहला जो कथन जो है ये गलत है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का पहल है। तो पहला तो कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है, जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.9% कर दी गई है। देखिए दूसरा भी गलत है। इसमें जो है जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर जो है 8% से बढ़ाकर 8.2 कर दी गई है, ना कि 8.9 कर दिया गया है। ये गलत है। बाद बाकी ये दोनों कथन सही है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा हमारा क्या है? सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 129 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? 129 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यकीर्ति सिंह को। किसको किया गया है? दिव्यकीर्ति सिंह को किया गया है। 130 नंबर प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक तरफ देश दिया गया है, दूसरा तरफ स्थल दिया गया है। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 130 नंबर को मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अयोध्या अभ्यास 2024, तो ये किसके बीच में हुआ है? ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, ठीक है, जो कि अंडमान सागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये हुआ है भारत यूएई के बीच में थार रेगिस्तान में हुआ है। मिलन 2024, ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। और फिर 11वां खंजर अभ्यास 2024 जो है ये हुआ है बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। तो सभी के सभी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? ठीक है, 131 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय, बिहार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 132 नंबर प्रश्न। तो ये किया गया है दोस्तों गैब्रियल अटल को। किसको किया गया है? गैब्रियल अटल को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ऐप द्वारा ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन से जो है सही सुमेलित है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला यदि मैं बात करूं दोस्तों ENCORE इनकोर की मैं बात करूं तो ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐप है, बिल्कुल ये तो सही है। फिर संभव ऐप की बात करें दोस्तों, तो संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी के द्वारा, ये भी सही है, ठीक है। फिर उल्लास ऐप है, उल्लास ऐप जो है ये दिया गया है वस्त्र मंत्रालय, नहीं ये शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय और पाठ मित्रों ऐप जो है वस्त्र मंत्रालय। तो पहला और दूसरा ए और बी सही है। ओके, ए और बी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। 134 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंथिल पांडियन सी को। ठीक है, किसको? सेंथिल पांडियन सी को। राइट आंसर ऑप्शन बी। 135, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट का चयन करें। 135 नंबर प्रश्न, पहला है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल ये सही है। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं, ये भी सही है। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। देखिए तीसरा कथन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत है, ठीक है। तीसरा कथन क्या है? ये गलत दिया गया है। 16वें वित्त आयोग जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व साझा करने के फॉर्मूले की सिफारिश करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 136 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नसरीन शेख को। किसको? नसरीन शेख को, याद रखेंगे नसरीन शेख को, जो कि अररिया जिले के खो खो खिलाड़ी हैं। ठीक है, खो खो के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे खो खो के खिलाड़ी हैं, खो खो खिलाड़ी हैं, अररिया जिला से हैं, याद रखेंगे नसरीन शेख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, 137 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। कौन सा है? दूसरा है। और पहला की मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है। पहला जो है ये यूपी है, याद रखेंगे पहला यूपी है, दूसरा बिहार है, दूसरा अपना बिहार है। और तीसरा की मैं बात करूं तो तीसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरा जो है मध्य प्रदेश है, एमपी जो है 3rd नंबर पे है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? 138 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे कहां? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी यहां पे ध्यान रखेंगे 138 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 138 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका यदि मैं बात करूं तो पश्चिम चंपारण के, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। सॉरी यहाँ पे मैं बता दिया हूँ पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम चंपारण होगा, माफ करेंगे पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण, बंगाल में बोल दिया था गलती से, पश्चिम चंपारण होगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है? 139 नंबर प्रश्न। तो इसमें पटना का रैंकिंग 77वां है। कौन सा है? 77वां है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 140 नंबर प्रश्न, राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? 140 नंबर प्रश्न। तो ये किया जाएगा दोस्तों आरा में। कहां किया जाएगा? आरा भोजपुर में। राइट आंसर ऑप्शन सी। 141 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 41। तो दोनों मिलकर के हो जाएगा दोस्तों 63%। कितना हो जाएगा? 63% हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी? 142। तो ये जो होगा दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद का होगा, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? 143 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसको जो है पटना में किया गया है। ओके, कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है, याद रखेंगे पटना। तो इसलिए ऑप्शन में पटना नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय किसने लिया है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया। ठीक से, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M तकनीक हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? 145 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैंग्वेज बिंदु से जुड़ा है? ठीक है, 146 नंबर प्रश्न। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य और पृथ्वी। कौन है? सूर्य और पृथ्वी। नेक्स्ट है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 147 नंबर प्रश्न। तो पहला है, 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया। ये पहला कथन तो सही है। यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा देखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया PSLV C58 के द्वारा। ठीक है, ये जो है, ठीक है, और इसमें जो है और भी पेलोड था। ओके, यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा। ये PSLV, यहाँ पे PSLV C58 दिया, तो PSLV C58, ठीक है, C58 रॉकेट ने अपनी 60वीं उड़ान में एक्सपोसैट के साथ अन्य वैज्ञानिकों के पेलोड भी लॉन्च किए हैं। तो सॉरी, दूसरा भी कथन सही हो जाएगा, पहला भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का जो है इसमें आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। पहला तो सही है, भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। देखिए दूसरा कथन जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है। ठीक है, ओके, दूसरा कथन हमारा क्या है? गलत है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 149 नंबर प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? 149 नंबर कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला है कि BNS की धारा 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामले को अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। पहला सही है। धारा 106 क्लॉज 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अल्वारो, तो अल्वारो जो है दोस्तों ये मेडागास्कर से संबंधित है। कहां से है? मेडागास्कर से है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने 1 जनवरी 2024, कब? 1 जनवरी 24 में, 1 जनवरी 24 याद रखेंगे, 1 जनवरी 2024 में जो है मेडागास्कर क्षेत्र से टकराते हुए दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपना विनाशकारी प्रभाव प्रस्तुत किया। ओके, तो दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पे इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और अगला टेस्ट जो है कल आएगा।
तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।